हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीएनए के बारे में। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए मतलब डीएनए की पैकेजिंग। तो पहली बात तो ये आती है कि भाई डीएनए की पैकेजिंग की आखिर रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक्चुअल में होता क्या है, जो डीएनए है ये होता है लॉन्गेस्ट बायोमोलिक्यूल ऑफ सेल। जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर जो लॉन्गेस्ट बायोमोलिक्यूल है वो क्या होता है, डीएनए होता है। मतलब अगर आप सेल का साइज देखेंगे तो सेल का जो साइज है उससे कहीं ज़्यादा साइज या उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है क्या, डीएनए। तो इतने बड़े डीएनए को छोटी सी सेल के अंदर फिट करना है तो डायरेक्ट तो डीएनए फिट हो नहीं पाएगा। तो होता क्या है कि जो डीएनए है इसकी हाई लेवल की, कई लेवल पे एक्चुअल में इसकी पैकेजिंग होती है, फोल्डिंग होती है, कोइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, तब जाके इतना बड़ा जो डीएनए है वो छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो पाता है। तो पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए बिकॉज डीएनए इज लॉन्गेस्ट बायोमोलिक्यूल ऑफ सेल। डीएनए इज लॉन्गेस्ट बायोमोलिक्यूल ऑफ सेल। डीएनए इज लॉन्गेस्ट बायोमोलिक्यूल ऑफ सेल। देखिए हमें आज की डेट में ये पता है कि हमारे जो सेल है उसके अंदर टोटल कितने बेस पेयर प्रेजेंट हैं। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें हमें ये पता चला कि हमारा जो हैप्लोइड सेल है, हमारी जो हैप्लोइड सेल होती है उसमें टोटल जो बेस पेयर है वो होते हैं करीब 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। मतलब अप्रोक्स आप बोल सकते हैं 3 बिलियन बेस पेयर। जब हमें ये पता है कि हैप्लोइड सेल के अंदर टोटल बेस पेयर कितना है, हमें ये भी पता है कि दो जो बेसेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल जो डीएनए की लेंथ है उसके बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो डिप्लॉइड सेल, जब हमें हैप्लोइड के बारे में पता है तो हैप्लोइड के अंदर जितने बेस पेयर हैं अगर हमें पता करना होगा डिप्लॉइड के बारे में तो डिप्लॉइड में हम क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। जो हमारी डिप्लॉइड सेल होती है उसमें होते हैं करीब 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। तो चाहे डिप्लॉइड सेल हो चाहे हैप्लॉइड सेल हो, हमें उनके जो बेस पेयर्स हैं उनके बारे में पता है। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसके अंदर हमने ये पता किया, मतलब कई चीज़ें पता की गई, उनमें से एक चीज़ ये था कि टोटल जो बेस पेयर है वो कितने होते हैं। देखिए जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें तो केवल ये पता किया गया था, मतलब एक्चुअल में ये पता किया गया था कि जो हैप्लॉइड सेट है, हमारा जो जीनोम है वो हम बोलते हैं किसको, हैप्लॉइड सेट को। तो जो हमारा हैप्लॉइड सेट है उसके अंदर जो बेस पेयर है वो होते हैं कितने, लगभग 3 बिलियन या 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अप्रोक्स बोल सकते हैं आप 3 बिलियन। एंड जो डिप्लॉइड सेट है उसमें कितना होता है, डबल कर देंगे, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर डिप्लॉइड के अंदर। हैप्लॉइड में 3 बिलियन आप बोल सकते हैं रफली, एंड जो डिप्लॉइड है उसमें आप बोल सकते हैं कितना, 6 बिलियन अप्रोक्स। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि दो जो कंजिक्यूटिव बेसेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जितने बेस पेयर हैं एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दो बेसेस के बीच की डिस्टेंस से, तो इससे क्या होगा, हमें जो टोटल डीएनए की लेंथ है सेल के अंदर वो पता चल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल के बारे में। देखिए जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो डिप्लॉइड सेल है, ह्यूमन की जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल का मतलब ये है कि वो सेल जिसके पास में 46 क्रोमोसोम है। तो ह्यूमन की जो डिप्लॉइड सेल है इसमें जो बेस पेयर है ये होते हैं कितने, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, या बोल सकते हैं अप्रोक्स 6 बिलियन बेस पेयर। इसके अलावा जो हैप्लॉइड सेल होती है, हैप्लॉइड सेल, जो हैप्लॉइड सेल होती है, हैप्लॉइड सेल के अंदर जो बेस पेयर हैं ये मिलते हैं कितने, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड सेल के अंदर जो बेस पेयर है उनका नंबर कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, या बोल सकते हैं सिंपल सा अप्रोक्स 3 बिलियन बेस पेयर। तो डिप्लॉइड सेल के अंदर होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, एंड जो हैप्लॉइड सेल है उसमें आप क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे।
बट डिप्लॉइड का मतलब ये है कि टोटल हम बात कर रहे हैं 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम में टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ एंड हैप्लोइड सेल का मतलब 23 क्रोमोसोम। तो जो 23 क्रोमोसोम है वो कितने बेस पेयर से बने हुए हैं? तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये तो क्या नंबर बेस पेयर का। अब हमें ये पता है कि दो जो कंसेक्यूटिव बेसेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bases। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेसेस, जो डिस्टेंस है, देखिए अगर हम देखते हैं एंगस्ट्रॉम में तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये अगर आप लिखना चाहते हो इसको नैनोमीटर में तो ये हो जाएगा कितना? 0.34 नैनोमीटर। 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, ये ध्यान रखना, ये है दो कंसेक्यूटिव बेसेस के बीच की डिस्टेंस। जो एंगस्ट्रॉम है, अब मान लीजिए एंगस्ट्रॉम को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये है नैनोमीटर में, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में तो क्या हो जाएगा? 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो हमें ये पता है कि दो जो कंसेक्यूटिव बेसेस है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एंड हमें ये भी पता है कि टोटल बेस पेयर कितने मिलते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी सेल है चाहे डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो, उस सेल के अंदर टोटल जो लेंथ है डीएनए की वो कितनी होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये पता करना है कि डिप्लॉइड सेल के अंदर कितना लंबा डीएनए हमें देखने को मिलता है। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए टोटल लेंथ ऑफ डीएनए टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, जो ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा। देखिए जो ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल है इसके अंदर बेस पेयर कितने होते हैं? बेस पेयर हम देख ही चुके हैं, बेस पेयर होते हैं कितने? 6.6 इंटू 10⁹ जो हमारी डिप्लॉइड सेल है, यानी कि जो 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम हमारे कितने बेस पेयर से बने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इसके अलावा दो बेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या है वो हम यहाँ पे देख ही चुके हैं। डिस्टेंस होती है कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। मान लीजिए हम ले रहे हैं किसमें? नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में कितना होता है? ये 0.34। तो 0.34, अब इसको कन्वर्ट करेंगे आप किसमें? मीटर में। तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ क्या हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आता है करीब कितना? 2.2 मीटर, अप्रोक्स 2.2 मीटर। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि हमारी जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल के अंदर टोटल लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो कितना होता है? 2.2 मीटर। जबकि सेल का साइज कितना होता है? माइक्रोमीटर में। मतलब जो कोई सिंगल जो सेल है उसको तो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इतनी छोटी होती है। तो माइक्रोमीटर साइज की सेल है, उसके अंदर भी बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, और छोटे से न्यूक्लियस के अंदर करीब 2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए है इसकी हाई लेवल की कोइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, पैकेजिंग होती है, तब जाके इतना बड़ा जो डीएनए है उस छोटी सी सेल के अंदर फिट हो पाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की जो पैकेजिंग है वो डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो एक तो आपको इसमें याद रखना है। दूसरी बात ये, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, मतलब इसको कई जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा गलत तरीके से इसको समझ लेते हैं। कई को ये लगता है कि हमारी जो डिप्लॉइड सेल है उस डिप्लॉइड सेल के अंदर एक 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि आपसे मान लीजिए स्टेटमेंट में पूछा जाए कि भाई ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल के अंदर एक 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है, तो जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा? गलत होगा। सिंपल सी बात है, हमारी जो डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर पहली बात तो ये कि कोई एक डीएनए नहीं मिलता है। डिप्लॉइड सेल के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम का मतलब ये है कि जो डीएनए है वो भी कितने होंगे? 46 डीएनए।
वो जो 46 डीएनए है, मान लीजिए एक डीएनए तो ये है, ये दूसरा डीएनए है, इनको आपने क्या किया, इस तरह से एंड टू एंड जोड़ दिया। तो अगर आपने 46 जो हमारे डीएनए हैं इनको इस तरह से एंड टू एंड जोड़ दिया, तो टोटल जो डीएनए की लेंथ बनती है वो कितनी आती है, 2.2 मीटर। तो ध्यान रखना है कि कोई सिंगल 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए हमारी डिप्लॉयड सेल के अंदर नहीं मिलता है। ये जो लेंथ है वो कितने डीएनए की है, 46 डीएनए की। तो फिर ये लेंथ हमने क्यों निकाली है? अब ऐसा नहीं कि कभी मतलब जो 46 डीएनए जो है कभी ऐसे करके अटैच होते हैं, ये कभी अटैच नहीं होते हैं। ये तो बस हमें ये पता है एक्चुअल में कि 46 क्रोमोसोम जो है वो कितने बेस पेयर से बने हुए हैं। तो हमें बेस पेयर पता है, एंड हमें ये भी पता है कि दो बेसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो हमने तो टोटल जो बेस पेयर थे उनको दो बेसेस के बीच की डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई किया, और ये हमें मिल जाता है यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, किसी भी डिप्लॉयड सेल के अंदर, ह्यूमन की किसी भी डिप्लॉयड सेल के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप माइक्रोस्कोप में उसको देख रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 2.2 मीटर लॉन्ग जो थ्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल में आपको मिलते हैं यहाँ पे 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम है तो मतलब 46 जो डीएनए है वो मिलेंगे। ये लेंथ एक्चुअल में इसलिए बताई गई है इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई अगर आप देखें तो टोटल जो डीएनए है मतलब 46, मतलब जो डीएनए का मतलब ये होगा टोटल जो लेंथ होगी कितनी होगी, वो 2.2 मीटर। तो इस चीज को बताने के लिए कि इतना बड़ा जो डीएनए है, मतलब इतना सारा जो डीएनए है वो एक जो सेल है उसके अंदर फिट होता है। मतलब इतनी छोटी सी सेल के अंदर इतना सारा जो डीएनए है वो फिट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक डीएनए नहीं है, डीएनए कितना होता है, 46 होता है। उनकी सबकी लेंथ को अगर हम ऐड कर देते हैं तब आता है 2.2 मीटर। बट क्या सेल के अंदर कभी ऐसा होता है कि ये ऐड हो जाएंगे? कभी नहीं होते। हमें बेस पेयर पता है, उसके बेसिस पर हमने जो टोटल लेंथ है उसको कैलकुलेट किया है। पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात, अब ऐसा भी नहीं कि आप लोग ये सोचो कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, कितना मतलब 46 क्रोमोसोम का जो है इतना डीएनए है। इसका मतलब ये है कि एक जो क्रोमोसोम के अंदर मिलने वाला जो डीएनए है उसकी लेंथ को हम निकाल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई 2.2 मीटर टोटल है, इसको हम 46 से डिवाइड करेंगे तो हमें हर एक क्रोमोसोम में मिलने वाला जो डीएनए है उसकी लेंथ के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम है सभी की जो लेंथ है ये बराबर नहीं होती है। कुछ क्रोमोसोम तो काफ़ी बड़े होते हैं एंड कुछ क्रोमोसोम काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे जो हमारा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है सबसे बड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा जीन होते हैं। तो जो क्रोमोसोम है उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से भी आप हर एक क्रोमोसोम में मिलने वाला जो डीएनए है उसकी जो लेंथ है उसके बारे में पता नहीं कर सकते, क्योंकि सबका जो साइज है, जो लेंथ है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि टोटल बेस पेयर कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁹ डिप्लॉयड सेल के अंदर। एंड जो ये एक तरह से जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 46 क्रोमोसोम। ये किसी एक क्रोमोसोम में मिलने वाले डीएनए की लेंथ नहीं है। ये कितने डीएनए की लेंथ है, 46 क्रोमोसोम में मिलने वाले डीएनए की। उनको बस हमने कंबाइन करके एक साथ लिखा है ये समझने के लिए कि करीब 2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो है इतनी छोटी सी सेल के अंदर फिट होता है। इसका मतलब ये कि इसकी हाई लेवल की पैकेजिंग एंड फोल्डिंग होती है। दूसरी बात ये कि एग्जाम के अंदर में ये पूछा गया था, ये तो बात हुई किसकी, डिप्लॉयड सेल की। एग्जाम में पूछा गया था हैप्लॉयड सेल के अंदर कि हैप्लॉयड सेल के अंदर डीएनए की लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन हैप्लॉयड सेल इन हैप्लॉयड सेल। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि डिप्लॉयड सेल में लेंथ कितनी आ रही है, 2.2 मीटर। डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या होता है, 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम का जो टोटल डीएनए है उसकी लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। हम बात कर रहे हैं अब हैप्लॉयड सेल के बारे में। हैप्लॉयड सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने मिलेंगे, 23। तो 23 जो क्रोमोसोम है उसमें टोटल जो डीएनए प्रेजेंट है 23 क्रोमोसोम में, उसकी लेंथ कितनी होगी, इसका आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1 मीटर। सिंपल सी बात है, 46 क्रोमोसोम में जो टोटल डीएनए है उसकी लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर। तो 23 जो क्रोमोसोम है उनमें जो डीएनए मिल रहा है उनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी कि 1.1 मीटर। या फिर अगर आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जो हैप्लॉयड सेल है इसमें जो बेस पेयर है वो मिलते हैं हमें कितने, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर
इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे आप किस में, मीटर में, तो ये आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर। इसको जब आप निकालेंगे तो ये आएगा लगभग कितना, 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल के अंदर टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, मतलब सिंपल सी बात ये 46 क्रोमोसोम का जो डीएनए है उसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है एक्चुअल में, 2.2 मीटर। एंड जो ह्यूमन की हैप्लॉयड सेल है, मतलब जो 23 क्रोमोसोम है उनका जो टोटल डीएनए है उसकी लेंथ कितनी है, 1.1 मीटर। ये तो बात हुई किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में। अब हम देख लेते हैं इकोलाई के बारे में। जो इकोलाई है, अगर हम बैक्टीरिया के बारे में, मतलब इकोलाई के बारे में देखते हैं, इकोलाई देखिए, जो इकोलाई है एक्चुअल में इसकी भी पूरी सीक्वेंसिंग हो चुकी है। एंड इसकी जब सीक्वेंसिंग की गई तो हमें पता चला कि जो इकोलाई है इसके अंदर मिलते हैं करीब 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। इकोलाई में टोटल जो बेस पेयर हैं, टोटल बेस पेयर्स देखिए, जो ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल है, हम लोगों की जो डिप्लॉयड सेल उसमें तो मिलते हैं कितने, 46 क्रोमोसोम। लेकिन जो इकोलाई है, पहली बात ये कि इकोलाई के अंदर कोई ट्रू क्रोमोसोम नहीं मिलता है। इकोलाई के अंदर मिलता है एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, मतलब इस तरह से ये है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये प्रेजेंट होता है इकोलाई में। तो इकोलाई का ये जो डीएनए है इसमें जो टोटल बेस पेयर है उसको जो नंबर है वो हमें आज के डेट में पता है, सीक्वेंसिंग से हमने पता किया है कि ये जो इसका डीएनए होता है इसमें जो टोटल बेस पेयर हैं वो होते हैं कितने, 4.6। आपके एनसीईआरटी में नंबर लिखा हुआ है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ई कोलाई का जो सिंगल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, उसके अंदर टोटल जो बेस पेयर है उनका नंबर कितना होता है, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। इसी को आप अप्रोक्स बोल सकते हैं। कई सारी बुक्स के अंदर जो अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू दी हुई है, वो भी याद होना जरूरी है। अप्रोक्स आप बोल सकते हैं कितना, 4 मिलियन, अप्रोक्स 4 मिलियन बेस पेयर, अप्रोक्स 4 मिलियन बेस पेयर। 4 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। एनसीईआरटी के अंदर वैल्यू ये दी है 4.6 इंटू 10⁻6। कई सारे बुक्स के अंदर दिया हुआ है 4 मिलियन, मतलब 4 इंटू 10⁻6, मतलब जो 0.6 है उसको काउंट नहीं किया है। अब देखिए इसमें टोटल जो बेस पेयर है ये आपको पता है, एंड आपको ये तो पता ही है कि दो बेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो ई कोलाई के अंदर जो मिलने वाला डीएनए है उसकी भी टोटल लेंथ है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ई कोलाई में निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, ई कोलाई के अंदर टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए ये आती है कितना, 1.36 मिलीमीटर, 1.36 मिलीमीटर। जबकि आप देखिए जो बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई है, उसका साइज क्या होता है। बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज है आप बोल सकते हो 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर का होता है। अच्छा, 11th की जो एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी के अंदर बैक्टीरिया का जो साइज है, एक जगह तो दिया हुआ है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर, जो सेल वाला चैप्टर है उसमें आपको एक जगह दिया हुआ है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का एवरेज साइज। इसके अलावा वहीं पे, मतलब उसी चैप्टर के अंदर आपको एक जगह दिया हुआ है कितना, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर, जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना हुआ है वहाँ पे साइज दिया है बैक्टीरिया का 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर जनरल साइज। एंड एक जगह दिया हुआ है उसी चैप्टर के अंदर 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। तो आप इस दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि दोनों ही जो डेटा है वो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। आप सिंपल तो ये भी बोल सकते हो कि बैक्टीरिया का जो एवरेज साइज है वो हम ले लेते हैं कितना, 1 से लेकर चलो 5 माइक्रोमीटर। इसकी जो एक एवरेज जो लेंथ है या जो साइज है वो आप ले सकते हैं। अब भाई 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर का मान लीजिए यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का साइज है। तो इतना छोटा सा बैक्टीरिया एंड जो उसके अंदर मिलने वाला डीएनए है वो कितना है, 1.36 मिलीमीटर।
माइक्रोमीटर साइज का जो बैक्टीरिया है उसके अंदर 1.36 मिलीमीटर साइज का जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो डीएनए है ये तब फिट हो पाएगा जब इसकी क्या होगी, कोइलिंग होगी, फोल्डिंग होगी, मतलब इसकी भी क्या होती है, हाई लेवल की पैकेजिंग होती है। तो चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे इकोलाई हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, जो डीएनए है उसकी क्या होती है, हाई लेवल की पैकेजिंग, फोल्डिंग होती है, तब जाके इतना बड़ा जो डीएनए है ये छोटी सी सेल के अंदर फिट हो पाता है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक्चुअल में जो डेटा है एनसीईआरटी में यहाँ पे टोटल बेस पेयर दिए हुए हैं 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। अब जब ये आप लेंथ निकालते हैं, ये तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, एक्चुअल में होता क्या है, आपने अगर ये वाला नंबर लिया जो कि एनसीईआरटी में दिया है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 0.34 नैनोमीटर से। तो 0.34 नैनोमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो वही 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर से, तो एक्चुअल में जो आपको नंबर मिलेगा, जो आपको डेटा मिलेगा वो आएगा एक्चुअल में क्या, 1.56। एंड एनसीईआरटी के अंदर दिया क्या है 1.36। ये 1.36 तब आता है जब आप जो टोटल बेस पेयर है वो ये नहीं बल्कि क्या लेते हैं, ये लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1.36 जो है इससे तो नहीं आएगा, आपको क्या लेना होगा, ये मतलब आपको 4.6 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है 4 इंटू 10⁻6, मतलब जो 0.6 है एक्चुअल में इसको आपको छोड़ देना है। 4 इंटू 10⁻6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 नैनोमीटर से, तब आपको जो यहाँ पे डेटा मिलेगा वो क्या आएगा, 1.36 मिलीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए वो होता क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर बेस पेयर दिए हुए हैं 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, ठीक है। एंड जो डीएनए की टोटल लेंथ दी है बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई के अंदर, वो कितना दिया हुआ है 1.36 mm। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इसको लेते हैं तब ये वैल्यू नहीं आती है, तब वैल्यू क्या आती है एक्चुअल में 1.56। आपको दोनों चीज़ याद रखनी होंगी कि ये जो वैल्यू दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर ये याद रखनी है, एंड जो इकोलाई के अंदर टोटल जो डीएनए की लेंथ है वो 1.56 नहीं, कितना बताना है 1.36, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है। एंड एक्चुअल में क्या है, ज़्यादातर जो बुक्स हैं उनके अंदर जो बेस पेयर का नंबर दिया है वो दिया हुआ ये 4 मिलियन। तो इसको जब आप लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए तब आपको ये वैल्यू मिलती है। आपसे पूछा जाए बेस पेयर कितने होते हैं तब तो आप बताएंगे ये, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है। एंड आपसे पूछा जाए कि ई कोलाई में टोटल डीएनए की लेंथ कितनी होती है तो आप बताएंगे ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे फिर मल्टीप्लाई करने को नहीं बोला जाएगा, डायरेक्ट जो डेटा दिया है उसको यूज़ करना। अब लेकिन ये आता किससे है, ये आता है इसको यूज़ करके, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोट के बारे में, या ई कोलाई में जो किस तरह से जो डीएनए है, मतलब कितना बड़ा जो डीएनए है वो हमें देखने को मिलता है। तो दोनों से हमको ये समझ में आता है कि चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, डीएनए जो है काफ़ी बड़ा होता है, सेल काफ़ी छोटी होती है। तो इतना बड़ा जो डीएनए है उसकी हाई लेवल की पैकेजिंग होती है, फोल्डिंग होती है, तब जाके जो डीएनए है वो सेल के अंदर फिट हो पाता है। अब देखिए पैकेजिंग एक्चुअल में होती कैसे है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए occurs with प्रोटीन्स। जो डीएनए की पैकेजिंग है, पैकेजिंग में यहाँ पे जो मेन रोल है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, या आप बोल सकते हो ये होता है कैसा, एसिडिक। जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट की वजह से जो डीएनए है ये होता है नेगेटिवली चार्ज, या इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब डीएनए, जब किसी चीज़ की आपको पैकेजिंग करनी है और वो जो चीज़ कैसी है वो नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक है,
तो उसकी जिस प्रोटीन के साथ में पैकेजिंग होगी वो प्रोटीन कैसा होगा, बेसिक होगा एंड वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। तो जिन प्रोटीन के साथ में इसकी पैकेजिंग होती है, ये जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन है ये होते हैं कैसे, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। एंड आप बोल सकते हो कैसे होते हैं एक्चुअल में, बेसिक। तो मान लीजिए आपसे पूछा था कि भाई जो डीएनए है उसकी जो पैकेजिंग है ये एक्चुअल में बेसिक प्रोटीन के साथ में क्यों होती है, तो आप बोल सकते हो भाई जो डीएनए है, डीएनए एक्चुअल में कैसा है, एसिडिक है। डीएनए इज एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज। तो अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर पैकेजिंग करनी है, प्रॉपर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है ये तब होगा जब प्रोटीन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या बेसिक होगा। तो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है उसकी पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन है उसके साथ में क्या होती है, हाई लेवल की पैकेजिंग होती है। अब ये जो एक्चुअल में प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ये दो टाइप के होते हैं। अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये जो प्रोटीन है इनको हम बोलते हैं पॉलीएमाइन्स, पॉलीएमाइन्स। एंड अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में, यानी कि हम लोगों के बारे में, तो हम लोगों के अंदर यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर, इन यूकैरियोट्स ये जो प्रोटीन्स हैं ये होते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कैसे होंगे, बेसिक होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट में क्या मिलते हैं, पॉलीअमीन्स मिलते हैं। जो पॉलीअमीन्स है ये भी प्रोटीन तो कैसे हैं, बेसिक हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, लेकिन ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन में एंड पॉलीअमीन्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। यूकैरियोट्स में क्या मिलते हैं, मतलब हम लोग के अंदर क्या मिलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके जो बेसिक प्रोटीन है उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीअमीन्स, पॉलीअमाइन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में जो डिफरेंस है, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट बट यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही प्रोटीन बेसिक हैं एंड कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये हो गया इसमें प्रोटीन्स के बारे में कि किस तरह से जो है इसमें किस किस टाइप का प्रोटीन मिलता है आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड यूकैरियोट्स के अंदर। अब हम देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे प्रोकैरियोट के बारे में कि प्रोकैरियोट के अंदर किस तरह से पैकेजिंग होती है, फिर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। तो पहले हम देखेंगे इसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। ये जो प्रोकैरियोट्स है, एग्जाम्पल के लिए ई कोलाई, तो इसके अंदर क्या होता है, जो डीएनए है सिंगल डीएनए मिलता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, यानी जो डीएनए होता है इसकी कई लेवल पे कोइलिंग एंड फोल्डिंग होती है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसकी पैकेजिंग होती है किसके साथ में, पॉलीअमाइन्स के साथ, पॉलीअमाइन्स। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज पैकेज्ड विद पॉलीअमाइन्स बेसिक प्रोटीन। और जब ये कोइलिंग फोल्डिंग होती है तो इससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इससे एक्चुअल में जो क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। देखिए यहाँ पे कोई ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है, लेकिन आप बोल सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर भी एक जगह लिखा हुआ है सिंगल क्रोमोसोम, उसको फिर हम ट्रू क्रोमोसोम नहीं मानते, इसको हम बोलते हैं फॉल्स क्रोमोसोम। तो इसका जो एक्चुअल में जो फॉल्स क्रोमोसोम है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, इसकी पैकेजिंग हुई पॉलीअमाइन्स बेसिक प्रोटीन के साथ में। प्रोकैरियोट के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है एंड पैक होकर क्या बनता है यहाँ पे, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। और जो न्यूक्लियोइड जीनोफोर है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो ये जो न्यूक्लियोइड जीनोफोर है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में।
दिस न्यूक्लियोइड या जीनोफोर इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। तो इस तरह से जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स का, उसकी होती है पैकेजिंग। ये तो बात होगी प्रोकैरियोट्स के बारे में, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग है कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल होती है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट। देखिए जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर तो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब एक डीएनए मिलेगा जो कि डबल स्टैंडर्ड है और कैसा होता है, सर्कुलर। लेकिन जो यूकैरियोट्स यानी कि हम लोग के अंदर जो डीएनए है वो होता है लीनियर, एंड कई सारे जो डीएनए है वो मिलते हैं हमारे अंदर। प्रोकैरियोट में होता है सिंगल, हमारे अंदर मल्टीपल। डिपेंड करता है यूकैरियोट में हम किस स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग स्पीशीज के अंदर जो डीएनए का नंबर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब जो हमारी डिप्लॉयड सेल है उसके अंदर 46 क्या मिलते हैं, डीएनए मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं पी प्लांट के बारे में, तो पी प्लांट के अंदर 7 पेयर या बोल सकते हैं आप 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो मतलब ये है कि जो पी प्लांट है उसके अंदर 14 डीएनए होंगे, 14 लीनियर डीएनए। जैसे ड्रोसोफिला है, उसके अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, यानी कि 8 क्रोमोसोम। तो ड्रोसोफिला के अंदर 8 लीनियर जो डीएनए है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो यूकैरियोट्स हैं उनका जो डीएनए होता है वो लॉन्ग होता है, लीनियर होता है। इसके अलावा उसकी जो पैकेजिंग है वो होती है किसकी मदद से, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। लॉन्ग लीनियर डीएनए, लॉन्ग लीनियर डीएनए, लॉन्ग लीनियर डीएनए इज पैकेज्ड विद, is packaged with histone protein, packaged with histone protein। हिस्टोन प्रोटीन। जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो डीएनए है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लीनियर होता है। एंड जो ये लॉन्ग लीनियर डीएनए है इसकी जो पैकेजिंग है वो किसकी मदद से होती है, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये होते हैं एक्चुअल में बेसिक प्रोटीन। दीज आर बेसिक प्रोटीन्स। ये कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स। जो बेसिक प्रोटीन है, देखिए कोई भी जो प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन एसिडिक या बेसिक होता है किसके बेसिस पे, उस पे मिलने वाले अमीनो एसिड के बेसिस पे। जो अमीनो एसिड है इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, कुछ होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, एंड कुछ कैसे होते हैं, न्यूट्रल। जो प्रोटीन है वो बना होता है किससे, अमीनो एसिड से। अब मान लीजिए किसी प्रोटीन के अंदर मैक्सिमम जो अमीनो एसिड हैं वो अगर कैसे हो, एसिडिक, तो उस प्रोटीन का जो ओवरऑल नेचर है वो भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अगर मान लीजिए किसी जो प्रोटीन है उसके अंदर मिलने वाले जो मैक्सिमम अमीनो एसिड है वो कैसे हो, बेसिक, तो वो जो प्रोटीन है उसका जो ओवरऑल नेचर है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक। अगर मान लीजिए उसमें मिलते हैं न्यूट्रल, तो जो प्रोटीन है वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके अंदर जो प्रोटीन्स हो, इसके अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं, वो जो अमीनो एसिड है वो मेनली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन। लाइसिन एंड जो आर्जिनिन है ये कैसे होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। इनका जो अमाउंट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है इसका जो ओवरऑल नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक। दिस हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन, इट इज रिच इन basic amino acids, rich in basic amino acids like lysine and arginine, lysine and arginine।
जो हिस्टोन प्रोटीन है दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। जो लाइसिन एंड आर्जिनिन है इनका जो अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है किसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। इस वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। देख चलो होता क्या है, जो अमीनो एसिड है, अगर हम देखते हैं अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर, तो एक तो कार्बन होता है, यह है मान लीजिए क्या हाइड्रोजन है, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रहा एक अमीन ग्रुप। अब यहाँ पे मिलता है अल्काइल ग्रुप। तो जो भी ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जैसे कि लाइसिन है, आर्जिनिन है, इनके अंदर क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा इसके अंदर भी क्या मिलेगा आपको, एक अमीन ग्रुप मिलेगा। मतलब इसमें भी क्या मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल अमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे मिथाइल या इथाइल हो सकता है, अदर स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसके साथ क्या अटैच रहेगा, यहाँ पे अमीन ग्रुप। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है किनके अंदर, बेसिक अमीनो एसिड्स के अंदर। तो ये जो एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप है ये इनको बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है। एंड ये बेसिक अमीनो एसिड का नंबर अगर ज़्यादा होगा तो जो प्रोटीन है वो भी कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इसके अलावा जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके होते हैं मेनली 5 टाइप के होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। एक होता है H1, इसके अलावा H2A, H2B, H3 एंड H4। तो हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके होते हैं 5 टाइप्स। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 टोटल हो गए कितने, 5 टाइप। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है इनके क्या होते हैं, 5 टाइप होते हैं। अब इनमें से भी देखिए क्या होता है, जो H1 है, H1 को तो हम बोलते हैं प्लगिंग प्रोटीन। H1 इज नोन एज प्लगिंग प्रोटीन। प्लगिंग प्रोटीन, अब देखिए इसका जो फंक्शन है ये तो फिर हम थोड़ी देर में आपको डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्लगिंग प्रोटीन। जो बाकी के 4 हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, इन सब की 2-2 यूनिट मिलती हैं। सबकी कितनी, 2-2 यूनिट। हर एक जो प्रोटीन है इसकी जो 2-2 यूनिट है। मतलब ये है कि दो तो क्या H2A, 2 यूनिट किसकी H2B, 2 यूनिट किसकी H3 की एंड 2 यूनिट किसकी H4 की, सबकी 2-2 यूनिट है। टोटल बन जाता है यहाँ पे क्या, हिस्टोन ऑक्टामर। टोटल जो 8 यूनिट है यहाँ पे ये बन जाती हैं, ये मिक्स हो जाती हैं और इनसे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। तो हर एक की 2-2 यूनिट मिलके क्या बनता है यहाँ पे, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। तो इसमें होती है क्या, टोटल 8 यूनिट्स। ऑक्टामर का मतलब क्या हो गया, टोटल यहाँ पे होती है 8 यूनिट्स। टोटल 8 यूनिट्स। टोटल 8 यूनिट्स। H2A, H2B, H3, H4 सबकी 2-2 यूनिट मिलती हैं, एक ऑक्टामर बनता है। टोटल 8 यूनिट का बनता है क्या, ऑक्टामर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। तो आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन हिस्टोन ऑक्टामर, तो आप क्या बताएंगे, H1। जो H1 है, H1 प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। जो H1 है ये होता है क्या, प्लगिंग प्रोटीन, ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता है। तो ये हो गए इसमें 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन, जिनमें से जो 4 टाइप हैं सबकी 2-2 यूनिट मिलके क्या होता है, क्या बनाती है, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है ना, तो इसको हम देख लेते हैं अब। इसके अंदर देखिए, तो ये तो है मान लीजिए H2A, H2A, और ये है H2B, H2B, H3,
एंड H4, H2A, H2B, H3 एंड H4, इन सब की जो दो यूनिट है, मतलब जो H2A है इसकी कितनी यूनिट होंगी? 2 यूनिट। 2 यूनिट्स ऑफ H2A, 2 यूनिट्स ऑफ H2B, 2 यूनिट्स ऑफ H3 एंड 2 यूनिट्स ऑफ H4। तो टोटल जो यूनिट है वो कितनी आती हैं? 8 आती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो 8 यूनिट है इन्हीं को हम कलेक्टिवली बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। देखिए तो सारी जो यूनिट है उनको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से बना है। अदरवाइज होता क्या है, जो 8 यूनिट है इनके मिलने से एक सिंगल बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। एंड तो जो ऑक्टामर है कुछ इस तरह से फॉर्म होता है कि इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पे। भाई कौन सा प्रोटीन है? ये हिस्टोन प्रोटीन। एंड जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कैसा होता है? बेसिक प्रोटीन। तो बेसिक प्रोटीन के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो अरेंजमेंट यहाँ पे इस तरह से होता है कि जो भी अमीनो एसिड का बेसिक पार्ट होता है वो इस हिस्टोन ऑक्टामर के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो जो ऑक्टामर है इसमें सरफेस पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज is present on the surface of हिस्टोन ऑक्टामर। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो हिस्टोन जो ऑक्टामर है ये बना हुआ है बेसिक प्रोटीन का। एंड जो बेसिक पार्ट है मेनली, या जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ होता है? इसके सरफेस पे। अब जो डीएनए है, डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो इसके पॉजिटिवली चार्ज जो सरफेस है उसके अराउंड कोइल होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज डीएनए, negatively charged DNA is wrapped या coiled around positive surface of हिस्टोन ऑक्टामर। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन ऑक्टामर है, जो उसका पॉजिटिव सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है? ये कोइल होता है या रैप्ड होता है। अब देखिए जो डीएनए एक्चुअल में, डीएनए की जब कोइलिंग होती है इसके अराउंड, तो एक जो टर्न है डीएनए का, एक तो टर्न पूरा जाता है लेकिन दूसरा टर्न ही पूरा नहीं आता। यानी कि ये है कि 1.75 जो टर्न है डीएनए का, मतलब एक टन पूरा आ जाएगा ऑक्टामर के राउंड, फिर दूसरा जो टर्न है वो पूरा नहीं होता। वो कितना होता है एक्चुअल में? 1.75 टन। तो एक जो ऑक्टामर है उसमें 1.75 जो टन है डीएनए के वो प्रेजेंट होते हैं। .75 tons of DNA on each ऑक्टामर। हर एक जो ऑक्टामर होता है उस पर क्या होता है? डीएनए जब कोइल होता है या रैप्ड होता है तो पूरे 2 टन नहीं आते हैं एक्चुअली में। कितने आते हैं? 1.75 टन। मतलब एक टन तो पूरा आ जाएगा, दूसरा टन जो है पूरा नहीं आता। उसके बाद में जो डीएनए वो आगे आ जाता है एंड जो दूसरा ऑक्टामर है उसके अराउंड फिर उसकी कोइलिंग होती है। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको काफ़ी लंबा थ्रेड दिया हुआ है एंड आपको कई सारी स्फेरिकल बॉल्स दी हैं एंड आपसे बोला गया है कि जो भी बॉल्स है इनकी मदद से आपको क्या करना है? जो थ्रेड है, ये जो धागा है, इसको आपको पैक करना है। आप क्या करेंगे? आपने एक बॉल ली। बॉल क्या एक्चुअल में? हिस्टोन ऑक्टामर है। एंड जो थ्रेड है वो क्या है? वो डीएनए है। तो आपने एक बॉल लिया, यानी कि आपने एक हिस्टोन ऑक्टामर लिया। आपने अब क्या किया? उसको उस बॉल के अराउंड कोइल करना स्टार्ट किया। तो एक टर्न तो पूरा हो गया।
उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्न है वो पूरा नहीं हुआ, कितना हो गया, करीब 1.75 टन। उसके बाद में आपने क्या किया, दूसरी बॉल ली, यानी दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर लिया, उसका अराउंड 1 टन पूरा, फिर दूसरा टन पूरा नहीं होगा, कितना होगा, 1.75 टन। फिर तीसरी आपने बॉल ली, तीसरा जो बॉल है यानी जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसका 1 टन तो पूरा, उसके बाद फिर जो दूसरा टन है पूरा नहीं होगा, 1.75 टन। इस तरह से अलग अलग जो बॉल हैं उनके अराउंड क्या कर रहे हैं आप, डीएनए कोइल कर रहे हैं। अच्छा, जो थ्रेड है यानी कि जो डीएनए वो कंटिन्यू है। दूसरी बात, अगर आप इस तरह से उसको कोइल करते जाएंगे तो कुछ समय बाद तो भाई ये भी हो सकता है कि जो थ्रेड है वो उन बॉल से अलग हो जाएगा, मतलब जो है जो डीएनए है वो ऑक्टामर से अलग हो सकता है। तो ये अलग ना हो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। क्लिप यहाँ पे एक्चुअल में जो क्लिपिंग का काम वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, एक आपने बॉल ली, थ्रेड लिया, 1 टन पूरा, फिर दूसरा टन पूरा नहीं हुआ, कितना हो, 1.75 टन, आपने क्लिप वहाँ पे लगा दी। फिर आपने ली दूसरी बॉल, 1 टन पूरा, फिर दूसरा टन पूरा नहीं हुआ, कितना हो, 1.75 टन, फिर आपने एक क्लिप लगा दी जिससे कि वो जो थ्रेड है उस बॉल से अलग ना हो। फिर आपने तीसरी बॉल ली, 1 टन पूरा, फिर नेक्स्ट जो टन है पूरा नहीं हुआ, कितना, 1.75 टन, आपने फिर से क्या करा, क्लिप लगा दी। तो इस तरह से आपने क्या किया, कई सारी जो बॉल्स हैं उनकी मदद से वो जो थ्रेड है उसको पैक कर दिया। तो इस तरह की जो पैकेजिंग है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो थ्रेड है वो क्या है, एक्चुअल में डीएनए है, एंड जो बॉल्स है वो क्या है, यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर। तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हम, ये जो है ये हमने क्या बनाया है, हिस्टोन ऑक्टामर। ये है हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ये H2A, H2B, HCH4, ये तो हमने इसलिए लिखा है ये बताने के लिए कि टोटल इसमें कितनी यूनिट होती हैं। टोटल जो 8 यूनिट है इनके मिलने से क्या बनता है, एक सिंगल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर। इसका पॉजिटिव जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे प्रेजेंट है। अब इसके अराउंड कोइलिंग होती है डीएनए की। तो जो डीएनए है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे डीएनए, ये इसका हो गया 1 टन। इसके बाद में अब ये स्टार्ट हो रहा है 2nd टन। ये जो 2nd टन है एक्चुअल में ये पूरा नहीं हो पाता, एंड जो डीएनए है ये आगे आ जाता है। अब यहाँ पे एक और ऑक्टामर होगा, उस ऑक्टामर के अराउंड भी क्या होगा, 1.75 जो टन है वो डीएनए के हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे डीएनए। 1.75 टर्न्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, 1.75 टन ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए, एंड ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। देखिए जो डीएनए है इस तरह से अगर केवल डायरेक्ट केवल जो कोइलिंग है उसके बाद तो भाई वो यहाँ से अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक प्रोटीन की जो कि इसको इससे प्लग करेगा, इसको हम बोलते हैं प्लगिंग प्रोटीन। मतलब इससे अटैच करने के लिए इसको, कि ये इससे अलग ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोटीन, ये होता है H1। जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है इसका हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्लगिंग प्रोटीन। तो ये है H1। H1 इज प्लगिंग प्रोटीन। H1 इज प्लगिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर से अटैच करके रखना या प्लग करके रखना। इसके अलावा ये जो डीएनए है, मतलब दो ऑक्टामर के बीच में जो डीएनए मिलता है, ये जो आप डीएनए देख रहे हैं ये, इसको हम बोलते हैं क्या, लिंकर डीएनए। ये जो डीएनए इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप कि भाई एक ऑक्टामर तो ये है एंड एक ऑक्टामर ये है। जो भी ऑक्टामर है इनके अराउंड जो है डीएनए की क्या होगी, कोइलिंग होगी। 1.75 टन यहाँ पे होगा, 1.75 टन यहाँ भी होगा। तो इनके बीच में जो डीएनए जा रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। तो डीएनए प्रेजेंट बिटवीन 2 हिस्टोन ऑक्टामर, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। दिस लिंकर डीएनए इज प्रेजेंट, लिंकर डीएनए इज प्रेजेंट बिटवीन 2 हिस्टोन ऑक्टामर, present between 2
हिस्टोन ऑक्टामर्स, बिटवीन टू हिस्टोन ऑक्टामर्स। कुछ स्पीशीज के अंदर तो क्या होता है, जो लिंकर डीएनए है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी कम भी होती है। खैर, ये जो लेंथ है आपको ध्यान रखना है, लेंथ वेरी करती है, लेंथ वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज, लेंथ वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज, लेंथ वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज। अब देखिए ये क्या है, ऑक्टामर है, उसके अराउंड डीएनए है, डीएनए के टन आते हैं 1.75 टन। अटैच करने के लिए कौन है, प्लगिंग प्रोटीन, जो कि डीएनए को ऑक्टामर के साथ में अटैच करके रखता है। एंड ये क्या है, लिंकर डीएनए विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये होता है न्यूक्लियोसोम। यूनिट ऑफ या बेसिक यूनिट ऑफ पैकेजिंग, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। मतलब ये कि जो डीएनए की पैकेजिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट लेवल है डीएनए की पैकेजिंग का, मतलब डीएनए की जब पैकेजिंग होगी तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है एक्चुअल में, न्यूक्लियोसोम। आपसे पूछा था कि न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या आता है, ऑक्टामर आता है, H1 भी आता है, क्योंकि H1 जो है वो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है। H1 का काम होता है डीएनए को ऑक्टामर से अटैच करना। इसके अलावा डीएनए होगा, डीएनए जो कि कोइल हो रहा है, इसके अलावा लिंकर डीएनए। तो ये पूरा क्या है, न्यूक्लियोसोम। अब बात आती है कि भाई एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितना लंबा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये तो हमने बोल दिया कि 1.75 जो टन है डीएनए के वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं बेस पेयर के बेसिस पे कि कितना बेस पेयर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है वन न्यूक्लियोसोम के अंदर, देखिए इस लेंथ को कैलकुलेट किया गया है। एक्चुअल में आप ये बोल सकते हैं अराउंड 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए जो होता है, अराउंड 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए is present in one nucleosome, around 200 base pair long DNA is present in one nucleosome। एक जो न्यूक्लियोसोम है इसके अंदर कितना डीएनए प्रेजेंट होता है, 200 बेस पेयर लॉन्ग। आपके एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल है, ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनको आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी जो डिप्लॉयड सेल है उसके अंदर बेस पेयर कितने होते हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। हमें ये भी पता है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, तो कितने हैं ये, 200 बेस पेयर। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम। हमारी जो डिप्लॉयड सेल है उसके अंदर अराउंड या अप्रोक्सीमेटली कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं, 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम। इसके अलावा मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन की हैप्लॉयड सेल के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम मिलेंगे, तो हम ये पता कर सकते हैं। हमें ये पता है कि हैप्लॉयड सेल के अंदर कितना होता है, यहाँ पे लिया हमने 3.3, इसको कर देंगे क्या, सॉरी ये लिया हमने 6.6, इसको क्या कर देंगे हम 3.3 इन केस ऑफ हैप्लॉयड सेल। ये तो है डिप्लॉयड सेल में बेस पेयर, हैप्लॉयड में कितने होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 200 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हैप्लॉयड सेल के अंदर मिलने वाले न्यूक्लियोसोम का नंबर। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोसोम का नंबर है वो हम पता कर सकते हैं डिप्लॉयड सेल के अंदर भी एंड हैप्लॉयड सेल के अंदर भी। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसोम के बारे में। ये एक्चुअल में बेसिक लेवल की पैकेजिंग, मतलब जो पैकेजिंग है डीएनए की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो हाईएस्ट लेवल है पैकेजिंग का वो तो होता है क्या, क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम कब बनते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करने वाली होती है उस समय जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है क्रोमोसोम का वो हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज जनरली जो क्रोमोसोम एक्चुअल में या जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में। तो आपको इसके बारे में ये पूरा ध्यान रखना है। देखिए ये तो हो गया, जो मेन जो पैकेजिंग है वो तो किसकी मदद से होती है, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। अब यहाँ पे एक्चुअल आपको और ध्यान रखनी है,
ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम है, अगर आप कई सारे न्यूक्लियोसोम को देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ये रहा एक ऑक्टामर, ये रहा दूसरा ऑक्टामर, ये रहा तीसरा ऑक्टामर, ये है फोर्थ ऑक्टामर। एंड जो डीएनए है, डीएनए इनके राउंड क्या होता है, इस तरह से कोइल होता है, ये इस तरह से। जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, हमें बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियोसोम का, वो देखने को मिलता है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अरेंजमेंट। तो आपसे पूछा जाता है कि जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अरेंजमेंट, मतलब ऐसा लगता है कि कई सारे जो बीट्स यानी कि जो मोती हैं वो किसी धागे के अंदर अरेंज है, प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अरेंजमेंट। ये मिलता है, मतलब जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है हमें देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस लेवल की पैकेजिंग होती है यहाँ पे, तो क्या बताएंगे आप, न्यूक्लियोसोम लेवल की पैकेजिंग। न्यूक्लियोसोम लेवल की जो पैकेजिंग है, इसमें हमें क्या मिलता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अरेंजमेंट। ये जो बीट्स हैं, बीट्स तो क्या है, ये हिस्टोन के ऑक्टामर है, एंड जो स्ट्रिंग है ये क्या है, डीएनए है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं न्यूक्लियोसोम के लेवल पे, तो हमें जो डीएनए है उसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोसोम जो है क्या होता है, इसकी फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, या क्या बोल सकते हैं आप, बेसिक लेवल ऑफ पैकेजिंग या बेसिक यूनिट ऑफ पैकेजिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म आपको ध्यान रखना है, जैसे जो डीएनए है, डीएनए प्लस प्रोटीन। देखिए प्रोटीन मेनली कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। कई बार क्या होता है, इसको लिखा होता है, आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से कि भाई न्यूक्लियोप्रोटीन है, तो ये एक तरह से इसका क्या है, जनरल नेम है न्यूक्लियोप्रोटीन या डी, क्योंकि अब जब न्यूक्लियोप्रोटीन लिखा है, तो जब न्यूक्लियोप्रोटीन है तो वहाँ पे तो क्या है कि डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड दो ही टाइप के होते हैं, या तो डीएनए या फिर क्या होता है, आरएनए। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या बोल दिया हमने, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। एंड जो इसी का जनरल नेम है, इसी को एक्चुअल नाम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन। जो हम टर्म यूज करते हैं क्रोमेटिन, देखिए क्रोम जो टर्म है यहाँ पे, क्रोम या क्रोमा जो टर्म होता है वो किसके लिए होता है, एक्चुअल में कलर के लिए। एंड जो टिन है वो किसके लिए, थ्रेड के लिए। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम इसको स्टेन करते हैं, स्टेन करके इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हमको माइक्रोस्कोप में कलर्ड थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्म में देखने को मिलता है। ये जो कलर्ड थ्रेड है उसी के लिए क्या टर्म यूज किया गया है, क्रोमेटिन। क्रोम टर्म फॉर कलर एंड टिन टर्म क्या है यहाँ पे, थ्रेड के लिए, कलर्ड थ्रेड। तो इस तरह से कई सारे जो कलर्ड थ्रेड हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या बोल दिया गया इनको, क्रोमेटिन। एंड ये जो क्रोमेटिन है यही जब और कंडेंस हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमेटिन और कंडेंस हो जाएंगे, एंड ये एक्चुअल में थिन थ्रेड नहीं बल्कि थिक जो बॉडीज हैं उनको फॉर्म करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम मतलब होता है कलर्ड थिक बॉडीज। क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, कलर्ड थिन थ्रेड। तो जो कलर्ड थिन थ्रेड है वो तो क्या है, क्रोमेटिन है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये होता है कंडेंस होंगे, क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। तो कलर्ड थिक बॉडीज उनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन के जो कंडेंसेशन है या और जो पैकेजिंग होती है हाई लेवल की, उसी से क्या बनता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो जनरल टर्म है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का एक्चुअल में जो केमिकल नेम है वो हम क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि मेनली इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। देखिए जो मेन प्रोटीन है वो तो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन कुछ अदर जो प्रोटीन है उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है।
जो हाई लेवल की पैकेजिंग है, जैसे हम बात करें मान लीजिए अगर क्रोमोसोम के लेवल पे, तो जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होना होता है, न्यूक्लियोसोम तो एक बेसिक लेवल है पैकेजिंग का। अगर मान लीजिए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग, फॉर हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग, for high level of packaging, for high level of packaging of chromatin, non-histone chromosomal protein, non-histone chromosomal proteins, non-histone chromosomal, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स are also required, are also required। अगर हाई लेवल की पैकेजिंग करनी है क्रोमेटिन की तो कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ये जो NHC प्रोटीन होते हैं यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इनका जो अमाउंट है ये काफ़ी कम होता है। NHC मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर लेस इन अमाउंट एंड एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है वो कैसे होते हैं, अमाउंट में काफ़ी कम होते हैं एंड नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। देखिए जो मेन एक्चुअल में जो मेन प्रोटीन है वो तो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। वो होता है कैसा, बेसिक, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पैकेजिंग के लिए। लेकिन थोड़े बहुत क्या मिलते हैं यहाँ पे, NHC प्रोटीन भी मिलते हैं जो कि अमाउंट इनका कम होगा लेकिन नेचर इनका कैसा होता है, एसिडिक। एनसीईआरटी के अंदर बस ये लिखा हुआ है कि जो हाई लेवल की पैकेजिंग है क्रोमेटिन की उसके लिए कुछ NHC जो प्रोटीन है उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इनके कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। ये जो NHC प्रोटीन है ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शंस है या जीन का एक्सप्रेशन है उसको ये रेगुलेट करते हैं। दे आर यूज्ड इन, ये जो NHC प्रोटीन्स है दे आर यूज्ड इन formation of chromosome structure, regulate various chromosomal functions, various chromosomal functions and gene expression, and gene expression। जो NHC प्रोटीन है इनका काम क्या होता है, एक तो ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। ये जो क्रोमोसोम होता है, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं मतलब इस तरह से कि भाई ये क्रोमोसोम है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे आया, एक्चुअल में क्या होता है, जो NHC प्रोटीन होते हैं ये एक्चुअल में एक्सिस बनाते हैं। ये मान लीजिए एक्सिस है। अब ये जो एक्सिस होती है इसके अराउंड जो DNA है, DNA विद हिस्टोन प्रोटीन, मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके साथ में उसकी पैकेजिंग होगी। लेकिन वो जो पैकेजिंग है, वो जो कोइलिंग है, DNA विद हिस्टोन प्रोटीन
इसके अराउंड पैक होता है, कोइल होता है। इसकी वजह से इस तरह का जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का पर्टिकुलर हमें देखने को मिलता है। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करते हैं कई सारे फंक्शन होते हैं, मतलब कई सारे यहाँ पे एंजाइम मिलते हैं जो कि कई सारे जो फंक्शन है क्रोमोसोम पे उनको ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो जीन एक्सप्रेशन है उसको भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है NHC प्रोटीन के बारे में, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो ये हो गया हमारा NHC प्रोटीन के बारे में। तो जो पैकेजिंग है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन से होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी कि पॉलीअमीन्स। जो यूकैरियोट है यहाँ पे आपको एक तरह से जो डिटेल्ड पैकेजिंग है वो देखने को मिलती है। यूकैरियोट्स में यूज होते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन, जिनके होते हैं 5 टाइप, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इनमें से जो H1 है वो तो होता है क्या, प्लगिंग प्रोटीन, एंड H2A, H2B, H3 एंड H4 इन चारों की दो यूनिट मिलकर क्या बनाती है, हिस्टोन ऑक्टामर। अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होता है, इसके सरफेस पे। अब जो नेगेटिव चार्ज DNA है वो इसके अराउंड कोइल होता है। एंड इस तरह से जो न्यूक्लियोसोम है उसका फॉर्मेशन होता है, और ये होता है क्या, बेसिक लेवल ऑफ पैकेजिंग। देखिए यहाँ पे मैं जो टर्म यूज किया था एक्चुअल में क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन। अब होता क्या कि जो DNA है उसकी देखिए एक्चुअल में अलग अलग लेवल की पैकेजिंग होती है। जैसे हमने देखा न्यूक्लियोसोम के बारे में, न्यूक्लियोसोम के बाद में एक्चुअल में बनता है सोलिनॉइड लेवल, उसके बाद में आता है सुपर सोलिनॉइड, उसके बाद में फिर बनता है क्या, क्रोमोसोम। तो कई लेवल की जो पैकेजिंग है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन में क्या हो सकता है, हमें 2 टाइप मिल सकते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, या कुछ जगह मतलब क्रोमोसोम में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन की जो कोइलिंग है एक्चुअल में या तो ये ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। अगर कोइलिंग काफ़ी कम होती है, अगर मान लीजिए जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन अगर काफ़ी लूजली अरेंज है, इसको हम क्या बोल देते हैं, यू क्रोमेटिन। एंड अगर जो क्रोमेटिन है ये काफ़ी टाइटली कोइल्ड है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन है इसके मिलते हैं हमको 2 टाइप। देखिए एक तो इसमें होता है यू क्रोमेटिन, एंड दूसरा होता है इसमें हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। जो यू क्रोमेटिन है यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमेटिन है इसकी जो पैकेजिंग है ये काफ़ी कम होती है। क्रोमेटिन काफ़ी लाइटली पैक्ड होता है या डिफ्यूज होता है, या बोल सकते हो लूजली अरेंज होता है। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन है यहाँ पे जो पैकेजिंग है, जो कोइलिंग फोल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड या टाइटली कोइल्ड या टाइटली पैक्ड। यू क्रोमेटिन वाला जो केस है इसमें तो क्या होता है, जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन इज लूजली अरेंज्ड, क्रोमेटिन इज लूजली अरेंज्ड, या बोल सकते हो क्या, डिफ्यूज्ड। क्रोमेटिन काफ़ी डिफ्यूज टाइप होता है या फिर लूजली अरेंज होता है। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन है इस केस में क्या होगा, जो क्रोमेटिन है इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। क्रोमेटिन इज टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, या बोल सकते हो डेंसली पैक्ड, टाइटली पैक्ड या डेंसली पैक्ड। यहाँ पे जो क्रोमेटिन है इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है या डेंसली पैक्ड या डेंसली अरेंज होता है। देखिए सिंपल सी बात ये है, जो DNA की पैकेजिंग है उसके अलग अलग लेवल होते हैं। जो हमने बात की थी न्यूक्लियोसोम के बारे में, न्यूक्लियोसोम जो है इसका फर्स्ट लेवल होता है पैकेजिंग का। तो न्यूक्लियोसोम वाला जो लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन, क्योंकि वहाँ पे बस जो पैकेजिंग है वो स्टार्ट हुई है। न्यूक्लियोसोम से 1-2 लेवल जब आगे बढ़ती है पैकेजिंग, तो वहाँ पे जो क्रोमेटिन है उसको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। तो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे पैकेजिंग कम है क्रोमेटिन की, एंड यहाँ पे जो पैकेजिंग है वो क्या है, ज़्यादा है या हाई लेवल की है। अब जब इनको हम स्टेन करते हैं, जब आप इनको दोनों को जब सेम डाई से स्टेन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमेटिन है ये तो काफ़ी लूजली अरेंज है या डिफ्यूजली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डाई है उससे ये लाइटली स्टेन होगा, क्योंकि जो स्टेन है वो भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो स्टेन है, क्योंकि ये डेंसली पैक्ड है, तो ये वाले जो रीजन होंगे, यानी कि जो हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट होगा वहाँ पे जो स्टेन है वो कैसा आएगा, डार्क आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो क्रोमेटिन है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये डेंसली पैक्ड है। तो यू क्रोमेटिन के केस में तो इट इज लाइटली स्टैंड, ये होगा कैसा, लाइटली स्टैंड। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये होता है डार्क स्टैंड, यूक्रोमेटिन इज लाइटली स्टेन्ड एंड हेटेरोक्रोमेटिन इज डार्क स्टेन। यहाँ पे जो स्टेन है वो कैसा होता है, डार्क होता है, क्योंकि यहाँ पे ये कोइलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो भी स्टेन है वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, तो हमें माइक्रोस्कोप में एक डार्क स्टेन देखने को मिलेगा। बट यूक्रोमेटिन जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होगा, डिफ्यूज होगा, तो हमें जो स्टेन है वो बहुत ज़्यादा डार्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्टेन है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो स्टेन है वो एक जगह आके कलेक्ट हो जाएगा। तो ये बात होगी इसमें स्टेनिंग के बारे में। इसके अलावा बात कर लेते हैं फंक्शन के बेसिस पे। देखिए डीएनए जो होता है, अगर मान लीजिए डीएनए को कोई काम नहीं करना है, डीएनए को एक तरह से केवल स्टेबल होना है, तो उसके लिए तो जो पैकेजिंग है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मतलब जितना स्टेबल होना है उतनी ही लेवल की उसके अंदर क्या हो जाएगी, पैकेजिंग हो जाएगी। मतलब जितना वो पैक्ड रहेगा उतना ही एक तरह से वो स्टेबल रहेगा। जो हिस्टोन प्रोटीन है एक तरह से डीएनए को स्टेबल करने के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। लेकिन जब डीएनए को कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, मान लीजिए डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करना है, तो उस समय क्या होगा, जो डीएनए है उसे हिस्टोन प्रोटीन से अलग होना पड़ेगा। डीएनए की अनवाइंडिंग होगी, अनकोइलिंग होगी, दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग होंगे, एंड तब जो है आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब ये जो अनवाइंडिंग या अनकोइलिंग है, दोनों में से किस केस के लिए आसान है? सिंपल सी बात है, यूक्रोमेटिन के लिए। यूक्रोमेटिन पहले से ही बहुत कम पैक्ड है, यहाँ पे पैकेजिंग का लेवल क्या है, बहुत कम है। तो इस केस में क्या होता है कि जो इजीली जो डीएनए है वो हिस्टोन से अलग हो जाता है, एंड जो इसके स्ट्रैंड है उनमें अनकोइलिंग अनवाइंडिंग हो जाती है। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन है यहाँ पे जो पैकेजिंग का लेवल है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कहने वाला सिंपल सा ये है कि यहाँ पे तो क्या होगा, जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन है वो हो जाता है, यानी कि ये वाला जो क्रोमेटिन है, मतलब जो यू क्रोमेटिन है, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, या सिंपल सा आप बोल सकते हो इट इज जेनेटिकली एक्टिव, इट इज जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव, क्योंकि पैकेजिंग यहाँ पे क्या है, काफ़ी कम है। पैकेजिंग कम है तो जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से अलग भी हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, अनकोइल हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, एंड जो आरएनए का फॉर्मेशन है वो इजीली स्टार्ट हो सकता है। सो इट इज़ जेनेटिकली एक्टिव, मतलब इसका इजीली जो यू क्रोमेटिन है इससे इजीली, मतलब जो भी इसका डीएनए है इससे इजीली क्या बन सकता है, आरएनए बन सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली एक्टिव। मतलब ये जो भी इसके पास में इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन है, हेटेरोक्रोमेटिन वाला जो पार्ट होता है, इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव। जो हेटेरोक्रोमेटिन है यहाँ पे कोइलिंग, पैकेजिंग, फोल्डिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे वो एंजाइम, मतलब वो एंजाइम जिनको कि ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, तो वो जो एंजाइम है इस वाले डीएनए को एक तरह से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होंगे, जो मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करेंगी, वो यहाँ पे जो डीएनए है, क्योंकि ये हाईली पैक्ड है, उस डीएनए को एक्सेस नहीं कर पाती हैं। डीएनए जो है यहाँ पे उतना एक्सपोज नहीं होता है जिस तरह से इस वाले केस में रहता है। तो डीएनए उतना एक्सपोज नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो भी एंजाइम है वो डीएनए को उतना एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, जो भी ये रीज़न होगा हेटेरोक्रोमेटिन वाला, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, जेनेटिकली इनएक्टिव। तो ये जेनेटिकली एक्टिव है एंड ये कैसा होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव। तो ये तीन जो डिफरेंस है ये आपको इसमें याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। दूसरी बात, जो हेटेरोक्रोमेटिन है इसके भी टाइप होते हैं। देखिए कुछ तो हेटेरोक्रोमेटिन ऐसे होते हैं जो कि पूरी लाइफ टाइम कैसे रहेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन, मतलब कभी भी उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा। एंड कुछ हेटेरोक्रोमेटिन ऐसे भी होते हैं जो कि यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकते हैं। दो टाइप हो गए। एक तो कौन सा, कुछ हेटेरोक्रोमेटिन ऐसे होते हैं जो कि पूरी लाइफ टाइम क्या रहेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन, उनको हम बोल देते हैं क्या, कंस्टिट्यूटिव
हेट्रोक्रोमेटिन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं अगर क्रोमोसोम के बारे में, तो देखिए क्रोमोसोम को हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे ये रहा क्रोमोसोम। अब इसमें बना लेते हैं क्या, डीएनए। तो ये डीएनए है, तो मान लेते हैं सिंगल क्रोमेटिन वाला ये क्रोमोसोम है, तो इसमें बना लेते हैं हम डीएनए। तो ये बनाया हमने डीएनए। देखोगे डीएनए यहाँ पे ये वाले रीजन में काफ़ी डेंसली पैक्ड होता है, ये वाला जो रीजन है। तो ये हमने बना लिया डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, जो कि इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है। तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे कि डीएनए क्या है, बहुत ज़्यादा टाइटली कोइल्ड होता है या डेंसली पैक्ड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, या इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है इसका कभी भी एक्सप्रेशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे एक तरह से कैसा होता है, जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे कोई जीन मिलता भी नहीं है। तो ये टाइटली कोइल्ड रीजन है जिसका कि कभी भी जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होगा, मतलब इसका कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो कैसा होगा, ये जेनेटिकली इनएक्टिव, एंड ये हमेशा इनएक्टिव ही रहेगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि पूरा लाइफ टाइम इनएक्टिव रहेगा, इसका कभी भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, जेनेटिकली इनएक्टिव रहेगा। दूसरा होता है फैकल्टेटिव, मतलब कुछ हेट्रोक्रोमेटिन ऐसे भी होते हैं जो कि जरूरत पड़ने पे यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस सिंपल सा बस ये है भाई, यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे पैकेजिंग कम है, अच्छा पैकेजिंग कम है, पैकेजिंग को अगर हम बढ़ा देंगे, थोड़ी सी जो कोइलिंग फोल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, पैकेजिंग का एक दो लेवल जब हाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन। एंड जब हेट्रोक्रोमेटिन बन गया है, अगर यहाँ पे पैकेजिंग को आप थोड़ा सा कम कर दो, मतलब थोड़ा सा इसको अनपैक कर दो, तो जब थोड़ा सा अनपैक होगा, एक दो लेवल जब नीचे जाएगा, अनपैकिंग होगी, तो क्या बन जाएगा, यूक्रोमेटिन। तो कुछ हेट्रोक्रोमेटिन ऐसे भी होते हैं जो कि यूक्रोमेटिन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यूक्रोमेटिन से हेट्रोक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन भी बन सकता है कुछ केस में, सभी केस में नहीं, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है जहाँ पे कि हेट्रोक्रोमेटिन कैन कन्वर्ट इनटू यूक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू हेट्रोक्रोमेटिन। तो दोनों प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। तो हेट्रोक्रोमेटिन के दो टाइप हैं, एक तो वो जो कि हमेशा कैसा रहेगा, हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में रहेगा, उसका कभी भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। दूसरा क्या होता है, ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन जो कि यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जो फैकल्टेटिव है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने लास्ट जो चैप्टर उसमें बात भी की थी कि फीमेल के पास में होते हैं क्या, 2 एक्स क्रोमोसोम, एंड जो ह्यूमन मेल है उसके पास होता है सिंगल एक्स क्रोमोसोम। अब बात आती है यहाँ पे जीन के बैलेंस की, कि भाई मेल के पास तो एक ही एक्स है, फीमेल के पास में 2 एक्स है, मतलब फीमेल के पास में एक तरह से जो एक एक्स है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि उस पर कई सारे जीन ऐसे हैं जिनका एक तरह से डबल एक्सप्रेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर फीमेल के पास में 2 एक्स है तो यहाँ पे हर एक जीन की, मतलब जो जीन मेल के पास में केवल एक एक कॉपी मिलती है, उन जीन की 2 कॉपी मिलती है किसके पास में, फीमेल के पास में। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए होता क्या है कि 2 में से जो एक एक्स होता है, फीमेल की हर एक सेल में जो 2 एक्स है, उन 2 एक्स में से रैंडमली कोई भी जो एक एक्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हेट्रोक्रोमेटिन में। 2 में से एक एक्स कन्वर्ट हो जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन में, दूसरा जो एक्स है वो रहता है किसकी फॉर्म में, यूक्रोमेटिन की फॉर्म में। तो इस तरह से क्या होता है, जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसी का क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। तो इस तरह से जो जीन है उसको यहाँ पे बैलेंस किया जाता है। तो देखिए होगा क्या, जो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम था ये किस में कन्वर्ट हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन में, एंड जरूरत पड़ने पे वो जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो यूक्रोमेटिन में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब फीमेल गैमेट बनेंगे तो गैमेट के अंदर तो 2 में से एक ही एक्स जाएगा, तो जो भी एक्स होगा वो कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो फीमेल के केस में जो 2 एक्स हैं उनमें से जो एक एक्स है वो कन्वर्ट होता है किसमें, हेट्रोक्रोमेटिन में। हेट्रोक्रोमेटिन में मतलब हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जब गैमेट बनेंगे तो उस समय क्या होता है, वो जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो यूक्रोमेटिन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का। तो ये हो गया आपका एक्चुअल में यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में, ठीक है ना। तो जो पैकेजिंग वाला पार्ट है ये पूरा यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसको हम आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।